मान गए मोदी। जहां जिस ठसक के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का अभियान चलाया, एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं मोदी उसी ठसक के साथ प्रधानमंत्री पद की ताजपोशी करने जा रहे हैं। इंडिया टुडे, सिस्रो समेत तमाम एग्जिट पोल का अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बहुमत हासिल कर लेगा। दिल्ली में सरकार तो बनने वाली है, पक्का है। इस बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके बनेगी। मान गए मोदी जी। जो कहा अब वो हकीकत का रूप लेता नजर आने लगा है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो चीख चीख कर यही कहने लगे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक एनडीए 272 का जादुई आंकड़ा छू रहा है। इसमें बीजेपी अकेले दम पर 221 सीटें लाती दिख रही है। यूपीए 115 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस 85 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अन्य के खाते में 156 सीटें जा रही हैं। हालांकि बीजेपी की माने तो एनडीए का आंकड़ा आसानी से 300 सीटों के पार जाएगा। बीजेपी का आंकड़ा मेरे अंदाज के हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत अंदाज है, जो कार्यकर्ताओं से बात होती है इसके आधार पर अंदाज है, बीजेपी का आंकड़ा 250 से 60 के बीच में रहेगा और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास रहेगा। एनडीए सरकार का अनुमान सिर्फ इंडिया टुडे सिसेरो के एग्जिट पोल का नहीं है, बल्कि तमाम एग्जिट पोल में ऐसे ही अनुमान जताए गए हैं। इंडिया टीवी सी वोटर 289 सीट, न्यूज 24 चाणक्य 340 सीट, एबीपी नीलसन 281 सीट, टाइम्स नाउ ORG 249 सीट और CNN IBN CSDS के एग्जिट पोल में एनडीए को 270 से 282 सीटें मिलती दिख रही हैं। इशारा साफ है कि अब की बार मोदी सरकार। ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत को जो हमने संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया है। 16 तारीख को वोटों की गिनती में अगर एग्जिट पोल के इन नतीजों पर मुहर लग गई तो यकीनन ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। कभी लाल किले की प्रतिकृति के साथ विशाल रैली, तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समानांतर रैली, 3D प्रचार, चाय पर चर्चा और पूरे देश में तूफानी भ्रमण। बीजेपी के संगठन और अपनी आक्रामक प्रचार शैली से उन्होंने जो माहौल पैदा किया, एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक वो लहर में तब्दील हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को, जिले के और तहसील के नेतृत्व को छांटा गया है, तराशा गया है और उसके आधार पर 9-10 महीने के परिश्रम से इस वेव को खड़ा किया गया है और जो पूरे देश की हवा थी उसने हमें बहुत मदद करी है। एग्जिट पोल के नतीजों से कुछ चीजें साफ निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी पहली बार 200 सीटों का आंकड़ा पार करती दिख रही है। इससे पहले 1998-99 में बीजेपी ने अकेले दम पर 186 सीटें जीती थी। अगर अमित शाह के अनुमानों के मुताबिक बीजेपी 250 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही तो 1984 के बाद किसी अकेली पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा। 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पहली बार 100 सीटों के नीचे सिमटने जा रही है। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन 1999 में रहा था, जब उसे सिर्फ 114 सीटें मिली थी। फिलहाल ये बातें एग्जिट पोल पर आधारित हैं। असली नतीजे तो 16 मई को सामने आएंगे, जब वोटों की गिनती होगी। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे ग्रुप और सिस्रो के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को इन दोनों राज्यों में 81 सीटें मिलने की उम्मीद है। सियासी गलियारों में ये बात हमेशा से साफ रही है कि दिल्ली के तख्त पर वही विराजेगा जो यूपी और बिहार को साधने में कामयाब होगा।
16 मई को आने वाले नतीजे अगर एग्जिट पोल की लाइन पर ही आए तो यह कांग्रेस की सबसे करारी और ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी के टारगेट 272 के ब्लूप्रिंट में उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना सबसे अव्वल था। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 48 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 4 से 6 सीटों में सिमट जाएगी। एसपी को सिर्फ 10 से 14 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि मायावती को महज 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में भी बीजेपी अच्छी हालत में दिख रही है। मोदी के नाम पर अलग हुए नीतीश का डब्बा गोल हो गया है। बिहार में बीजेपी के खाते में 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेडीयू को 4 से 6 सीट ही मिल रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जाहिर है पार्टी ने मिशन 120 यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीटों पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को इन दोनों राज्यों में 81 सीटें मिल रही हैं। एनडीए ने इन दोनों राज्यों में सफलता पाने के लिए बेहद सटीक रणनीति बनाई। पहली रणनीति, मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। अमित शाह ने पार्टी का प्रचार अयोध्या से शुरू किया। दूसरी रणनीति, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रति खोए विश्वास को लौटाने के लिए हर बूथ और हर गांव तक संपर्क साधा। बीजेपी की पूरी कड़र, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर बूथ का कार्यकर्ता इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करके फिर से मुख्य पार्टी बनाने के लिए लगा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक हकारात्मक सोच उत्तर प्रदेश की जनता में क्रिएट करने में हम सफल रहे। और एक लहर थी जो नरेंद्र मोदी की देश भर की, इसका भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिला है। तीसरी रणनीति, लेकिन बीजेपी का यूपी को साधने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी को यूपी से चुनाव लड़ाने का फैसला था। जाहिर है इस फैसले ने तस्वीर बदल दी। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट देकर पार्टी ने पूर्वांचल और बिहार की 40 सीटों पर सीधा असर डाला। चतुष्कोणीय जंग में हम 20% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाने जा रहे हैं और 40 से ज्यादा सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जो इंक्रीज है उसमें स्टेट वाइज अगर देख ले तो सबसे ज्यादा अच्छा है। बिहार में नीतीश कुमार को मोदी को खारिज करना भारी पड़ गया। सर्वे में जेडीयू 5 सीटों में सिमटती नजर आ रही है। नतीजा ये कि दिल्ली में कमल खिलना अब तय है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन सियासी गतिविधियां ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया गया है। कल दिन भर मोदी से मिलने वालों की लाइन लगी रही। शरद पवार के पुराने सहयोगी पी संगमा ने मोदी के समर्थन का वादा किया तो बीजेपी की तरफ से संकेत दिए गए कि बाकी दलों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। एक तरफ 41 सीटों पर 9वें और आखिरी दौर का मतदान खत्म हुआ, दूसरी तरफ गांधीनगर में मोदी के घर पर मिलने वालों का तांता लग गया। लोकसभा के पूर्व स्पीकर और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा अपनी बेटी अगाथा के साथ मोदी के दर हाजिर थे। मुलाकात के बाद संगमा ने मोदी को भावी पीएम के रूप में संबोधित किया। माहौल तो आज नहीं है, पिछले 2 महीने से माहौल हो रहा है। माहौल तो एनडी का ही माहौल है, मोदी साहब का ही माहौल है और इसमें कोई शक नहीं है। आज आपका विजिट रहा, मीटिंग रही सीएम के साथ, किस तरह से क्या? हाँ, सीएम का साथ तो आस है, लेकिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का साथ ही मीटिंग हुआ है आज। संगमा से मोदी की ये मुलाकात काफी अहम है। संगमा नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट की अगुवाई करते हैं। उन्होंने मोदी से समर्थन का वादा किया। मोदी भी सरकार बनाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में विस्तार चाहेंगे। ऐसे में संगमा का साथ उनके सपनों को साकार कर सकेगा। बहरहाल मोदी के घर पर सुबह से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। संगमा से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह मोदी से मिले। करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। चुनाव का परिणाम निकलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि हम सबकी ओर से उनको एक अच्छा सा गुलदस्ता भेंट करें और बहुत बढ़िया ढोकला भी खाया हो। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मोदी से मिलने वालों में शामिल थे। मुलाकात से बाहर निकले तो प्लान मोदी का खुलासा कर दिया।
जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है उनको सबको साथ में लेकर जाना, यही हमारा स्वभाव रहा है, यही हमारा कैरेक्टर रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको यही विरासत में दिया है। उसी के आधार पर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम आगे जाएंगे, यही हमारी बात पक्की। और आज मेरी उनसे जब चर्चा होगी तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। चुनाव से पहले दक्षिण में मोदी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किए थे। लगता है नतीजों के बाद भी मोदी उसी रणनीति पर आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे भी गठबंधन के जमाने में जितने ज्यादा दोस्त हों उतना ही अच्छा है। गाढ़े वक्त में दोस्त ही तो काम आते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मान गए नरेंद्र मोदी, चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल हुए उसमें नरेंद्र मोदी का डंका बजा। मतदान खत्म होने के बाद मोदी ने अपने ब्लॉग में अपनी दिल की बातें कही। मोदी ने चुनाव आयोग से लेकर चुनाव कार्य के दौरान शहीद हुए लोगों के परिवार वालों को याद किया, साथ ही चुनाव के दौरान तीखी बयानबाजी पर भी अपनी सफाई दी। 41 सीटों पर अंतिम दौर का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में अपने दिल की बात लिखी है। मोदी ने चुनाव के वक्त बेहद तल्ख टिप्पणी और वार पलटवार पर सफाई दी है। मोदी ने लिखा, मिलजुल कर चलने की उस भावना को फिर से कायम करने का समय है जो प्रचार अभियान के दौरान अस्थायी तौर पर खत्म हो गई थी। अपनी रैलियों में चुनाव आयोग पर हमला करने वाले मोदी अब आयोग को चुनाव के सफल संचालन के लिए बधाई दे रहे हैं। मोदी ने उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की जिनके किसी सदस्य की मौत चुनाव ड्यूटी के दौरान हो गई थी। इसके साथ ही आम चुनाव 2014 को मोदी कई मायनों में ऐतिहासिक बता रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस के लिए लिखा, आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव प्रचार का एजेंडा तय करती है, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ। एजेंडा तय करने से काफी दूर सत्तारूढ़ पार्टी ना सक्रिय रही और न ही उत्तरदायी। वो पूरे प्रचार के दौरान प्रतिक्रियाशील रही। एनडीए आम चुनाव में विकास और सुशासन के एजेंडे के तहत उतरी थी, लेकिन प्रचार के दौरान जैसे जैसे पारा गर्म हुआ तमाम और मुद्दे इसमें शामिल होते गए। मोदी कहते हैं, मुद्दों से विचलित करने के प्रयास किए गए, लेकिन हम अडिग रहे। बीजेपी ने इस चुनाव में शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का जमकर सहारा लिया। पार्टी की नजर युवाओं की भीड़ पर थी। मोदी ने सोशल मीडिया की सराहना करते हुए लिखा, सोशल मीडिया की वजह से कई नेताओं के झूठे और फर्जी वादे उनके रैली के मंच से बाहर नहीं जा सके। सोशल मीडिया को ज्यादा शक्ति देने की जरूरत है। मोदी ने राजनीतिक दलों से भी अपील की। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, भारत के लिए काम करना और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। मोदी ने चुनाव के दौरान 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। 196 जगहों पर सीधे रैली कर प्रचार किया। मोदी अपने इस अनुभव को साझा भी कर रहे हैं। प्रचार के दौरान मुझे लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं स्थानीय मुद्दों को समझ सका। मैंने लोगों को समझने और उनसे जोड़ने की कोशिश की। ये सब करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि इन राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर वैसी चर्चा नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। मोदी ने लोगों को 16 मई के लिए शुभकामनाएं दी और एक भारत और सशक्त भारत के लिए अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को जाहिर किया। कुल मिलाकर इस ब्लॉग के जरिए मोदी ने चुनाव के दौरान अपने खट्टे मीठे अनुभवों को लोगों से साझा किया और देश के अच्छे भविष्य की कामना की है। आज तक ब्यूरो।